हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है। और जैसा आप सभी जानते ही होंगे कि इस करंट अफेयर्स के शो के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं और न्यूज होती है उनको डिटेल में कवर करते हैं मंडे टू फ्राइडे, जबकि सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम क्विज की फॉर्म में एमसीक्यू वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे जो है आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे 5th ऑफ जुलाई और 6th ऑफ जुलाई के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। तो आप पेन एंड पेपर लेके बैठे ताकि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। देखिए, जब से देखिए इंडिया ने खासकर 59 एप्स जो चाइनीज एप्स हैं उनको बैन किया, उसके बाद से ये जो है खासकर जो इंडियन एप्स हैं उनको एक तरीके से प्रमोशन का काम कर रही है गवर्नमेंट भी। और So, Prime Minister Narendra Modi launched the Atmanirbhar Bharat App Innovation Challenge to help the local developers create indigenous apps। क्योंकि देखिए आपको पता है जो 59 एप्स जो चाइनीज एप्स इंडिया ने बैन किए उसमें से बहुत सारे ऐसे एप्स भी थे जो हम रेगुलरली यूज भी करते थे, जैसे शेयर इट हो गया, ठीक है, फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए, कैम स्कैनर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, कुछ लोग जैसे एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक भी यूज करते थे। तो उन सब के एक तरीके से रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है, ताकि जो लोकल डेवलपर्स है देखिए उनको भी अब एक तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो भी अब एप्स को, ऐसे एप्स को जो है वो इन कैटेगरीज के लॉन्च करें, ठीक है, ताकि जो अब ओब्वियसली बात है देखिए इसका रिप्लेसमेंट भी जरूरत होगी जो खासकर इंपॉर्टेंट एप्स है उनके भी। तो वैसे देखिए ऑलरेडी भी है, लेकिन और ज्यादा जो है हाई फीचर, अच्छे फीचर्स वाले ऐप को लॉन्च करने का भी एक ये चैलेंज है जो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के नाम से दिया गया है। The innovation challenge aims at encouraging tech and startup communities to create world-class made in India apps. Under the challenge, innovators are invited to develop apps in 8 categories. तो 8 categories के अंदर जो है इनवाइट किया गया है कि जो इंडिविजुअल्स है या जो भी स्टार्टअप्स है वो देखिए इसके अंदर ऐसे एप्स बनाए जो कि वर्ल्ड क्लास हो, ठीक है ना, जिसमें सारे के सारे सिक्योरिटी फीचर्स हो, जाकि ताकि कोई भी उसमें अगर रजिस्टर करे तो उसका जो डॉक्यूमेंट, जो उसका डाटा है वो बिल्कुल सिक्योर हो, ठीक है ना। तो 8 कैटेगरीज में अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स भी है, एंटरटेनमेंट भी है, ठीक है ना, एजुकेशन भी है। एंड द ऐप इनोवेशन चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन कोलैबोरेशन विद द अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये चैलेंज है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने रखा है विद अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग, ठीक है। तो बेसिकली यही एम है कि जो इंडिया के भी जो डेवलपर्स है बेसिकली वो भी इस तरीके के वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया एप्स बनाए जो कि बिल्कुल देखिए जिनका, जिसमें डाटा जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो, कोई बग्स वगैरह ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है ये चैलेंज लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स टू ओपन फ्रॉम टुडे इन नॉन कंटेनमेंट जोन, ठीक है। आपको पता है जब से लॉकडाउन इम्पोज हुआ है मार्च मंथ के एंडिंग में आपको पता है कि इम्पोज किया गया था, उसके बाद से जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं वो बंद थे और उन्हें आज से ओपन किया जा रहा है, और वो भी खासकर जो नॉन कंटेनमेंट जोन्स में, ठीक है ना। तो सारे के सारे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो कि नॉन कंटेनमेंट जोन्स में उन्हें ओपन किया जा रहा है, और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। सो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन ऑल द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम टुडे बाय कंप्लीटली अबाइडिंग विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। बट देखिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल ध्यान में रख के इन्हें ओपन किया जा रहा है। और जो यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने कहा है कि ओनली दोज मॉन्यूमेंट्स इन म्यूजियम्स विच आर इन नॉन कंटेनमेंट जोन्स विल बी ओपन फॉर विजिटर्स। उन्होंने कहा है कि जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और साइट्स है उन्हें देखिए सभी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं एसओपी उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए हर मॉन्यूमेंट में, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बाकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रोटोकॉल्स है जो हेल्थ मिनिस्ट्री इशू जो टाइम टू टाइम कर रही है उनका भी ख्याल रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सारे कैफेटेरियाज बंद रहेंगे, ठीक है, और सभी के टेम्परेचर चेक किए जाएंगे जो भी विजिट करने जाएंगे। इसके अलावा जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है उनका भी खास ख्याल रखा जाएगा, या जिनको कुछ सिम्टम्स अगर है, जैसे टेम्परेचर चेक किया जाता है, अगर उसको फीवर है तो ऑब्वियसली बात है उनका भी वहां पे विजिट फिर उनको नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सभी का जो है जो थर्मल स्क्रीनिंग है जिससे टेम्परेचर चेक किया जाता है वो भी किया जाएगा। और जितने भी लाइट शोज वगैरह है जहाँ पे देखिए एक साथ काफी भीड़ इकट्ठी होती है उन्हें भी अभी बंद रखा गया है, क्लियर है। और अगर बात करें तो टोटल 3691 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के तहत आते हैं, जिसमें से 820 मॉन्यूमेंट्स तो ऐसे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिन्हें देखिए आपको पता है पिछले मंथ ही ओपन कर दिया गया था, ठीक है, जब गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो
ऑफ जून को ही ओपन कर दिया गया था 820 मॉन्यूमेंट्स को, बट अब जो बाकी के हैं, ठीक है ना, उनको भी अब ओपन किया जा रहा है, बट सारे नॉन कंटेनमेंट जोन्स में है। ठीक है, आप एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगे चलते हैं, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड। ई वेस्ट जनरेटर बेसिकली जो हम इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो जो उसके जब हम वो खराब हो जाते हैं तो जो वो जनरेट होता है हम उसे ई वेस्ट जनरेटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले जो मोबाइल फोन्स यूज करते थे छोटे, आज सभी देखिए हमारे घर पर भी ऐसे ही पड़े होंगे या हमने फेंक दिए होंगे उसे, ठीक है, तो वो एक तरीके का ई वेस्ट बन जाता है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो निकालने के बाद, जैसे स्पीकर हो गया, जो भी चीजें उसके बाद जो है वो एक तरीके का ई वेस्ट बन जाता है। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर अब बन चुका है इन द वर्ल्ड। और इंडिया से पहले अगर बात करें तो दो ही कंट्रीज है, वो है चाइना और यूएस, जहां पे इतने बड़े लेवल पे ई वेस्ट जनरेट होता है। अगर इन तीनों कंट्रीज का हम कंबाइंड बताएं, चाइना, यूएसए और इंडिया का, तो 38% ऑफ द टोटल 53.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड वर्ल्ड वाइड इन 2019। तो अगर सिर्फ हम 2019 की बात करें तो आउट ऑफ 53.6 मिलियन टन्स जो है 38% तो सिर्फ इन तीन कंट्रीज का ही इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। So releasing this data, the UN's Global E-Waste Monitor 2020 presented a worrying scenario where only 17.4% यानी 9.3 million ton of the total e-waste was collected and recycled globally। और इस पूरे देखे जैसे 53.6 मिलियन टन में से आप देख सकते हैं सिर्फ 17.4% यानी 9.3 मेट्रिक टन ही जो है कलेक्ट होके उन्हें रिसाइकल किया जा सका। इसका मतलब जो बाकी का है वो एज इट इज देखिए एक तरीके से जगहों पे पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा यूरोप भी देखिए, अगर हम बात करें, वो फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ ई वेस्ट जनरेशन पर कैपिटा। अगर हम पर कैपिटा यानी पर पर्सन के विद रिस्पेक्ट में कहें कि अगर पर पर्सन कितना ई वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो जनरेट कर रहा है पर्सन, तो वो यूरोप में सबसे ज्यादा है, वो है 16.2 kg पर कैपिटा। क्लियर है? तो अगर हम पर कैपिटा वाइज बात करें तो वो सबसे ज्यादा यूरोप में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए ई वेस्ट जनरेटर के बारे में भी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता क्या है। तो आप यहाँ पे जैसे एक इमेज के थ्रू देख सकते हैं, कुछ आपको यहाँ पे सर्किट्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ केबल्स दिखाई दे रही होंगी, सारा एक तरीके का ई वेस्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट है एडीबी बिकम्स ऑब्जर्वर ऑफ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने ज्वाइन कर लिया है जो बाकी सेंट्रल बैंक्स की लिस्ट को, जो कि सुपरवाइजर है इस टाइम पे फॉर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है एनजीएफएस, यानी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को जो है एज एन ऑब्जर्वर अब एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ज्वाइन कर लिया। इसका मेन काम क्या है देखिए, एनजीएफएस का यानी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का, ये सबसे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए, पेरिस में जब वन प्लैनेट समिट लॉन्च किया गया था तब ये जो है दिसंबर 12 2017 को इसे भी किया गया था इनॉग्रेट एक तरीके से एनजीएफएस को। ठीक है, और ये बेसिकली इसके अंदर जो है ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स है और सुपरवाइजर्स है जो कि शेयर करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ये फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत सारे आपको पता है रिस्क है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है काफी सारे सेंट्रल बैंक्स एक साथ आए थे और कुछ सुपरवाइजर्स भी, ताकि वो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे टू द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट। और इसके अलावा अगर हम बात करें एडीबी के अलावा यानी एशियन डेवलपमेंट के अलावा कौन कौन से जो है, अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक्स इसका पार्ट है, तो देखिए एक तो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईएफसी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी भी इसका मेंबर है एज एनजीएफएस ऑब्जर्वर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा एडीबी के अलावा भी कौन कौन से इसके ऑलरेडी मेंबर्स है। अब यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का देख सकते हैं, बिल्डिंग है। और आखिरी हमारा है, नागालैंड गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया है इंपोर्ट, ट्रेड एंड सेल ऑफ डॉग मीट। ये देखिए अच्छी अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं कि नागालैंड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इंपोर्ट, ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ डॉग मीट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इससे पहले देखिए मिजोरम गवर्नमेंट ने भी जो इसी तरीके का सिमिलर डिसीजन मार्च मंथ में लिया था। और ऐसा नहीं देखिए पहले भी ये बैन ही है, बट इसे स्ट्रिक्टली कभी भी एनफोर्स नहीं किया गया इन बैन्स को। अभी भी देखिए अगर आप देखेंगे तो अभी तक तो वहां पे इजीली जो है डॉग का मीट सेल होता था इन स्टेट्स में, खासकर अगर हम कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें। तो अब फाइनली जो है नागालैंड गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली इसे इम्पोज करने का फैसला लिया। इससे पहले जैसे मैंने बताया मिजोरम गवर्नमेंट ने भी मार्च मंथ में लिया था। सो इसके अकॉर्डिंग जो है डॉग मीट कंजम्पशन इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, आपको पता होना चाहिए, थ्रू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, यानी हम कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड एडिटिव्स रेगुलेशन जो 2011 के उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि जो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके अंदर इसे प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा था, चाहे हम नागालैंड की बात करें, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सब नागालैंड ने भी डिसीजन लिया है
कि वो इसे स्ट्रिक्टली अब एनफोर्स करेंगे इस बैन को। और थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स जो है वो इलीगली कैप्चर किए जाते थे, जो स्ट्रीट्स हो गए या घरों से, और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता था फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स इन गनी बैग्स, ठीक है, और फिर उन्हें स्लॉटर करके जो है उन्हें कंज्यूम किया जाता था। तो इसे फाइनली जो है स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की बात कही जा रही है नागालैंड के द्वारा भी। तो हम एक अच्छा डिसीजन कह सकते हैं। और आप यहाँ पे नागालैंड का मैप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है असम है और नागालैंड के नीचे आप देख सकते हैं मणिपुर है। नागालैंड की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, वो है कोहिमा। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते जो जो आज हमने स्टडी करे। इससे पहले हमने बात की एडीबी की, जो देखिए एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन कर रहा है ऑफ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी एनजीएफएस। फिर इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है इस टाइम पे इन द वर्ल्ड। फिर हमने बात की थी जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है जो कि नॉन कंटेनमेंट जोन्स में आ रहे हैं, उन्हें आज से ओपन किया जा रहा है। और आखिरी में हमने बात करी थी जो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, उसके बारे में 8 कैटेगरीज में बेसिकली ये चैलेंज रखा गया है, जिसमें स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ है, इन सबको ध्यान में रखिए। और ऐसे ऐप्स बनाना जो कि वर्ल्ड क्लास हो, ठीक है ना। और इसे किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कल इसी तरीके से मैं एक बार फिर से आपके साथ आऊंगा, और आपको करना क्या, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।